नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एनडीए को शानदार बहुमत मिला है और सबसे जो आश्चर्य की बात है, शिवसेना और एनसीपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, उम्मीद के विपरीत रहा है। और उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट को जनता ने करीब करीब ठुकरा दिया है, उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। अब इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ, क्या राजनीतिक समीकरण वहां पर हावी हुए, इनका हम एक गंभीर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक थे, क्योंकि इस बार जो मुकाबला था, जो हमेशा 4 पार्टियों के बीच होता था, इस बार वो 6 पार्टियों के बीच हुआ है। देखिए, एनडीए की तरफ से हमेशा पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते थे, और जो एनडीए की तरफ से बात करें या इंडिया गठबंधन की तरफ से बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी चुनाव लड़ती थी, और इन दोनों के बीच मुकाबला होता था। उसके बाद किसी एक गठबंधन की सरकार बनती थी। जैसे पिछली बार शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया था, लेकिन उनका आपस का मामला था, वो सरकार बनाने पर सहमति नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री बनने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कोई फैसला नहीं हो पाया और शिवसेना उनसे अलग हो गई। उसके बाद शिवसेना के 2 भाग हो गए। एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग शिवसेना बना ली और बाद में उसी को असली शिवसेना माना गया। इसके बाद फिर एनसीपी का भी विभाजन हो गया। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने अलग एनसीपी बना ली, और बाद में ये फैसला हुआ कि जो अजीत पवार वाली एनसीपी है वो ही अलग है। तो कुल मिला के 2 शिवसेना 2 एनसीपी इसमें चुनाव मैदान में लड़ी थी वहां पर। और दोनों के जो नतीजे बताते हैं कि जो असली शिवसेना, जिसको चुनाव आयोग ने माना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, उसी को अब जनता ने भी मान लिया है कि वही असली शिवसेना है। क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे को शानदार सफलता मिली है, और इसी प्रकार एनसीपी अजीत पवार को भी शानदार सफलता मिली है, उनकी सीटें भी बहुत अच्छी आई हैं। जबकि शरद पवार, जो असली, जिन्होंने एनसीपी की स्थापना की थी, जो शरद पवार एक बड़े वयोवृद्ध नेता भी है महाराष्ट्र के, उनका अपना एक प्रभाव है। और इसी प्रकार उद्धव ठाकरे, जो जिनकी शिवसेना, जिनकी पार्टी पहले हुआ करती थी, और बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो उनका एक अलग महाराष्ट्र राजनीतिक प्रभाव है। लेकिन जनता ने इन दोनों दलों को इस बार नकार दिया, और इनसे जो अलग हुए दल थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने असली माना, उनको जनता ने भी असली मान लिया। ये महाराष्ट्र के चुनाव की सबसे बड़ी खूबी इस बार रही है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब साफ है कि जनता ये मानती है कि जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि असली एनसीपी या असली शिवसेना, जो कहा जा रहा है वो नहीं है, जो मान लिया गया वही सही है। देखिए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसको जनता ने उतना समर्थन नहीं दिया जितना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे ने जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया। देखिए, शिवसेना का जो आइडियोलॉजी है वो एक धार्मिक पार्टी थी, वो एक हिंदूवादी पार्टी थी। बाला साहब ठाकरे ने उसकी स्थापना की थी, और वो कहते भी थे कि मैं जिंदगी में कह भी थे कि मैं मर जाऊंगा, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने वही गलती की। बीजेपी से उनके कोई भी मतभेद रहे हो, वो सही हो या गलत हो, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम कर पब्लिक को उसकी विचारधारा से भटका दिया, या पार्टी को उसकी विचारधारा से वो बाहर ले गए। तो विधान लोकसभा चुनाव में तो उनको तब भी अच्छी सफलता मिली थी, और वो 9 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने इसको पूरी तरह से नकार दिया, और जो शिवसेना का जो वोटर था, वो जो शिवसेना का समर्थन था पब्लिक का, वो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ गया, बहुतायत से एकनाथ शिंदे की तरफ गया। अगर हम आज कभी तक के जो नतीजे हैं उनको देख के कहें, तो शिवसेना का जो करीब 65-70% वोट था वो एकनाथ शिंदे की तरफ चले गया, और उद्धव ठाकरे के पास 25-30% ही रह गया है। इसी प्रकार अगर हम एनसीपी की बात करें, तो एनसीपी का जो वोट था, वो ज्यादातर वोट 60-70% अजीत पवार के साथ जाता हुआ दिख रहा है इन चुनाव में। बाकी शरद पवार, जो एनसीपी के संस्थापक थे, जिनका अपना एक प्रभाव भी है महाराष्ट्र राजनीति में, उनके पास सिर्फ 30% वोट ही बचा है। ये चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं, जो अभी फाइनल होने हैं, अंतिम
नतीजे अभी आने बाकी हैं, ये चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं। अब आखिर शिवसेना की पहले हम बात करें तो शिवसेना को नुकसान क्यों उठाना पड़ा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को नुकसान क्यों उठाना पड़ा, इसकी अगर बात करें, देखिए बीजेपी ने चुनाव को बड़े रणनीतिक सूझबूझ से लड़ा है। बीजेपी चुनाव बहुत अच्छा लड़ती है, बहुत तैयारी के साथ लड़ती है और पूरी ताकत के साथ लड़ती है। और शुरू से लेके बीजेपी बहुत पहले तो चुनाव की तैयारियां कर देती है और आखिर तक उसमें पूरी जी जान लगा के चुनाव मैदान में डटी रहती है। पहली बीजेपी की खूबी है कि बीजेपी की रणनीति और बीजेपी के जो शीर्ष लीडरशिप है वो इस चुनाव में पूरा दखल देती है, वो पूरा उस पर नजर रखती है और हर चीज का फैसला देखकर करती है। तो जो रणनीतिक प्लानिंग थी वो बीजेपी के पास अच्छी थी, एनडीए के पास अच्छी थी, जबकि कांग्रेस के पास या तो महा विकास गठबंधन है, महा विकास अघाड़ी है, उसके पास वो रणनीति का अभाव दिखा। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने, कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 9 सीटें जीती थी, एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। तो इस प्रकार 30 सीटें मिल गई थी, 48 में से 30 सीटें एनडीए को मिल गई थी। तो वो लोग काफी उत्साहित थे। उन्होंने जो 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे उस उत्साह को बरकरार उन्होंने नहीं रखा। वो जो उनके पक्ष में उस समय माहौल जा रहा था उसको अगले 6 महीनों में आगे बढ़ाने की बजाय उसको कायम रखने में तक वो विफल रहे। आखिर क्यों विफल है? क्योंकि उनको लगता था कि अब बाजी पलट चुकी है, स्थितियां बदल चुकी हैं, लोकसभा चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है तो विधानसभा चुनाव में तो जीत हमारी तय है। उन्हें ये पता नहीं कि उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, जो एनडीए है या जो बीजेपी है, वो किस प्रकार अपनी हार को जीत में बदलने के लिए रात दिन एक करके चुनाव लड़ी है। इस बात का महाविकास अघाड़ी को जरा भी आभास नहीं था या उन्होंने इस बात पर नोटिस नहीं लिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दूसरी बात इसमें यह है कि जो शिंदे सरकार ने अंतिम समय में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब उन्होंने लाडली बहन योजना वहां पर शुरू की थी, मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह योजना शुरू की गई थी, करीब 2 करोड़ महिलाओं को सीधे अकाउंट में इससे पैसा गया है और 1500 रुपया हर महीने हर महिला के अकाउंट में इस योजना के तहत जाने हैं। तो ये पैसा जाना शुरू हो गया जब चुनाव से पहले, तो इससे भी बड़ा फायदा वहां पर शिवसेना को मिला है। और चूंकि शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो मैं कहूंगा कि दोनों पार्टियों को मिला है। हालांकि कांग्रेस ने जो अपनी 5 गारंटियां देने की बात कही थी उसमें ये महालक्ष्मी योजना के तहत ये 1500 रुपए की राशि को बढ़ा के उन्होंने 2100 रुपए करने की बात कही थी, लेकिन जो मिल रहा है वो अलग बात है, जो आगे मिलेगा उस पर भरोसा करना अलग बात है। तो मुझे लगता है कि जनता ने जो मिल रहा है उस पर संतोष करना उचित समझा, जो नहीं मिला अभी जो मिल रहा है उस पर उन्हें भरोसा करना उचित नहीं समझा। तो एक तो पहली बात यह है कि इस सफलता के पीछे एक तो बीजेपी और एनडीए की जो एक बहुत मजबूत रणनीति होती है वो कारगर रही। दूसरा जो शिंदे की जो योजनाएं थी जो चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी, जैसे लाडली बहन एक योजना का मैंने जिक्र किया, इस प्रकार के छोटी छोटी कई योजनाएं हैं और कई विकास के कार्यक्रम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, कई नई घोषणाएं हुई थी, कई पुल का उद्घाटन हुआ था, कहीं फ्लाईओवर बने थे, कहीं कुछ बना था। तो इन सब चीजों का एक जो फायदा है, जो लाभार्थी है, तो उसका फायदा दूसरा इनको मिला, शिंदे को और बीजेपी को वहां पर मिला, एनसीपी को भी मिला, मैं कहूंगा कि एनसीपी को भी मिला। तो ये दूसरा योजनाओं का फायदा मिलने की वजह से हुआ। तीसरा इसमें यह रहा कि एक हिंदुत्व की लहर चल रही, ध्रुवीकरण हुआ, मतों का ध्रुवीकरण हुआ। बीजेपी ने, हमने देखा कि हरियाणा में भी इस मुद्दे को एक साथ किया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये नारा जमीनी स्तर पर हरियाणा में भी काम किया और इस नारे ने महाराष्ट्र में भी काम किया और इससे एक लोगों में ध्रुवीकरण हुआ, मतों का ध्रुवीकरण हुआ। जब मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो ये बात भी आई कि जो धर्म की बात करने वाले पार्टी है वो कौन है, वो बीजेपी है। उद्धव ठाकरे की भी यही इमेज थी, लेकिन वो बीजेपी से मिलती जुलती इमेज थी, लेकिन वो किनके साथ खड़े हैं? जो हिंदुत्व का अपोज करते हैं वो विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो इससे जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को, उद्धव ठाकरे गुट को बहुत नुकसान हुआ और जो वोटर था उसने, जो पारंपरिक वोटर था, मैं कहूंगा शिवसेना का जो पारंपरिक वोटर था, जो बाला साहब ठाकरे में भी आस्था रखता था और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे के पीछे ये मानता था कि शिवसेना के आगे बढ़ा रहे हैं, उद्धव ठाकरे बढ़ा रहे हैं, वो वोटर एक काफी संख्या में वो शिवसेना शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गया। उसे लगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ है, वो अपनी विचारधारा को साथ की वजह से बीजेपी के साथ है, बीजेपी हिंदुओं की रक्षा की बात करती है। बाला साहब ठाकरे भी ये बात करते थे। तो आज ठाकरे साहब जो बात करते थे उनके विचारों को लेकर आगे कौन जा रहा है?
क्या एकनाथ शिंदे जा रहे हैं या उद्धव ठाकरे जा रहे हैं? तो उसे लगा कि एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर शिवसेना के वोटों का स्थानांतरण इसमें हो गया, जबकि वो लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था, कम हुआ था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा हो गया। और इसलिए शिंदे ने, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने, शिवसेना ने वैसी जीत इसमें दर्ज की है। 50 से 55 सीटों के बीच उनकी सीटें आने की संभावना है, जितनी सीटें पिछली बार शिवसेना को, एकजुट शिवसेना को, अविभाजित शिवसेना को आई थी, उतनी सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अकेले जुटा ली हैं। अब इसमें दूसरा फैक्टर यह आता है कि इसके अलावा शरद पवार का फैक्टर वहां पर क्यों नहीं चल पाया। शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उसको तोड़ के उनके भतीजे अलग हुए थे, और भतीजे अलग हुए थे, जबकि शरद पवार, उनकी बेटी और उनके पोते सब एक साथ थे। तो सवाल यह है कि जो शरद पवार का एनसीपी का वोट था, वो एनसीपी अजीत पवार को क्यों गया। लोकसभा चुनाव में वोट नहीं गया था और एनसीपी अजीत पवार सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, विधानसभा चुनाव में लोकल फैक्टर ज्यादा हावी होते हैं। वो शिवसेना के मामले में भी हुआ है, इस मामले में भी हुआ है कि जो शरद पवार है, जो परिवारवाद की एक पॉलिटिक्स है, एक परिवारवाद का जो एक राजनीति चली आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो अजीत पवार हैं तो उनके भतीजे ही हैं, लेकिन जब वो अलग हो गए और उसको एक असली एनसीपी का दर्जा भी मिल गया और एनडीए के साथ भी रहे, तो ये बताता है कि अजीत पवार की भूमिका पार्टी के भीतर एनसीपी में महत्वपूर्ण थी। संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत थी और वो एक अच्छे लीडर के रूप में वहां पर स्थापित थे। शरद पवार अब काफी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और जो बोर्ड उनका शरद पवार का था, उनकी बेटी या उनकी पार्टी को आगे शिफ्ट होगा, उस पर जनता अब कम भरोसा कर रही है। वो जनता अब अजीत पवार की तरफ शिफ्ट हो गई है। वो जनता, उसका जो वोटर है, वो एनसीपी का वोटर है, वो पवार की तरफ कम होके वो एनसीपी अजीत पवार की तरफ बढ़ गया है। लेकिन इस मामले में एक बात ये भी लगती है कि अजीत पवार की सीटें अच्छी आना, उनकी सीटें, एनसीपी की ज्यादातर सीटों उनका जीत जाना, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उन्हें उस एरिया में बीजेपी के वोटर का भी फायदा मिला। तो जैसे शिवसेना और बीजेपी को एक दूसरे के वोटों का फायदा मिलता है, अगर शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े तो वो चुनाव के नतीजे अजीब से होंगे। लेकिन जब तो मिल के लड़ते हैं तो बीजेपी का वोटर शिवसेना को ट्रांसफर हो जाता है, शिवसेना का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। तो शरद पवार, ये अजीत पवार के मामले में ये हुआ कि बीजेपी का वोट भी अजीत पवार को ट्रांसफर हुआ है, इसलिए अजीत पवार को एनसीपी का वोट भी मिला है और बीजेपी का वोट भी मिला है, इसलिए वो बेहद अच्छा प्रदर्शन करने में इस बार कामयाब रहे हैं। लेकिन एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रदर्शन से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर आगे सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी राजनीति अब सवालों के घेरे में आ गई है और ये एक मैसेज गया चुनाव के नतीजों से कि शिवसेना के मामले में जनता ने जो वोट किया है वो विचारधारा के आधार पर किया है, परिवार के आधार पर नहीं किया है। करीब करीब यही खतरा अब एनसीपी के लिए भी हो गया है कि उनका वोट, अगर जो परिवार का वोट था, वो सुप्रिया सुले को शिफ्ट होने के बजाय अब वो अजीत पवार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा नहीं, हो गया है। तो ये दो मैसेज गए हैं। शिवसेना के मामले स्पष्ट है कि जनता ने आइडियोलॉजी पर वोट किया और परिवारवाद की उपेक्षा की। शरद पवार के मामले में भी स्पष्ट है कि अजीत पवार एक प्रभावशाली नेता हैं, भले वो उनके बेटे नहीं हैं, उनके भतीजे हैं, लेकिन जनता ने शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले की बजाय अजीत पवार को तरजीह देनी शुरू कर दी है, जबकि एनसीपी में रहते हुए अजीत पवार को कभी भी शरद पवार ने अपना उत्तराधिकारी नहीं माना था। लेकिन इन चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ये जो विश्लेषण था, ये आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।